1960s का दौर, फिल्म इंडस्ट्री को तलाश थी ऐसे एक्टर्स की जो राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद की शैडो से अलग कुछ नयापन लेकर आए। कई एक्टर्स जैसे राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, शम्मी कपूर उन दिनों एक्टिव थे, बट इन सब में कहीं ना कहीं राज, दिलीप और देव की ही झलक थी, या यूं कहे कि इनकी अंदाज में उन तीनों का ही इन्फ्लुएंस था। इसलिए फिल्म फेयर और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ने एक टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया। इस कॉन्टेस्ट के जज थे इंडस्ट्री के 12 बड़े प्रोड्यूसर, जिसमें शामिल थे बी.आर. चोपड़ा, बिमल रॉय, जी.पी. सिप्पी, शक्ति सामंत, हेमंत कुमार और नासिर हुसैन जैसे बड़े प्रोड्यूसर्स। विनर को मिलता इन प्रोड्यूसर्स के साथ 12 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्टेस्ट को जीता अमृतसर में पैदा हुए एक लड़के ने, नाम था जतिन खन्ना। कॉन्टेस्ट जीतकर जतिन को लगता है कि उसकी जिंदगी अब सेट है। बड़े पर्दे के लिए अपना नाम भी बदल लेता है और जतिन खन्ना बन जाते हैं राजेश खन्ना। पर शुरू की फिल्म में वो कमाल नहीं कर पाती जिसकी राजेश खन्ना को उम्मीद थी। फिर एक दिन डायरेक्टर शक्ति सामंता उन्हें घर बुलाते हैं एक फिल्म की कहानी सुनाने। फिल्म थी आराधना, वही फिल्म जिसने राजेश खन्ना को एक्टर से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार बना दिया। राज रेट्रो में आज बात इसी फिल्म की मेकिंग से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज की। एक्टर बनने की ख्वाहिश के साथ इंडस्ट्री में आए शक्ति सामंता को बहुत जल्द डायरेक्शन में मजा आने लगा और वो डायरेक्टर बन गए। शुरुआत में इंस्पेक्टर और बहू जैसी फिल्म डायरेक्ट करने के बाद सामंता ने 1958 में अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर लिया। पहली फिल्म थी हावड़ा ब्रिज, वही फिल्म जिसका गाना मेरा नाम चिन चिन चू आज भी पॉपुलर है। 1964 में शक्ति सामंता ने कश्मीर की कली से शर्मिला टैगोर को लॉन्च किया। फिल्म सुपरहिट हो गई और सामंता बन गए तब के वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स। सामंता ने शर्मिला और शम्मी कपूर को लेकर अगली फिल्म बनाई एन इवनिंग इन पेरिस, वो फिल्म जिसमें शर्मिला की बिकनी इमेज फिल्म मैगजीन का कवर पेज बन गई। इस बस के बाद लगा कि यह फिल्म भी कश्मीर की कली की ही तरह सुपरहिट होगी। गाने ऑलरेडी पॉपुलर थे, बट जब फिल्म रिलीज हुई तब ऑल इंडिया थिएटर्स ओनर की स्ट्राइक हो गई 3 वीक के लिए। थिएटर बंद हो गए और फिल्म हो गई फ्लॉप। सामंता को बहुत बड़ा झटका लग गया, पर सामंता की मुसीबत तब और बढ़ गई जब उनकी अगली फिल्म जाने अनजाने की सारी तैयारी होने के बाद भी शुरू ही नहीं हो पाई। दरअसल फिल्म में शम्मी कपूर और विनोद खन्ना काम करने वाले थे, पर तब शम्मी कपूर की वाइफ गीता बली की डेथ की वजह से शम्मी कपूर डिप्रेशन में चले गए और सामंता की फिल्म रुक गई। सामंता को जल्द कोई फिल्म बनानी थी। तब उन्होंने सोचा कि जब तक शम्मी कपूर रिकवर नहीं हो पाते हैं तब तक यूनाइटेड प्रोड्यूसर टैलेंट कॉन्टेस्ट के विनर के साथ जो फिल्म बनाना था उसे कंप्लीट कर लिया जाए। सामंता राजेश के उस कॉन्टेस्ट के फाइनल राउंड वाली परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस थे। कॉन्टेस्ट जीतने के बाद जो 2-4 फिल्में राजेश खन्ना ने की थी उसे भी सामंता ने फॉलो किया था। उन्हीं में से एक फिल्म थी बहारों के सपने। इस फिल्म को देख सामंता को लगा कि अगर सही सब्जेक्ट इस नए लड़के को मिले तो ये भी एज ए हीरो मैजिक कर सकता है। सामंता ने राजेश खन्ना को घर बुलाया। राजेश खन्ना की बायोग्राफी डार्क स्टार में सामंता के बेटे अशीम ने बताया है कि जब राजेश खन्ना उनके घर आए तो सब लोग उनकी एंट्री देखकर ही इंप्रेस हो गए। वो किसी स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह नहीं बल्कि एक स्टार की तरह शेवरोले कार में आए थे। आशिम ने बताया कि वो स्टार बनने से पहले ही स्टार की तरह दिखते थे। घर पर शक्ति सामंता और राइटर सचिन भौमिक ने राजेश को कहानी सुनाई। कहानी 1946 की हॉलीवुड फिल्म टू ईच हिज ओन से इंस्पायर्ड थी। कहानी एक एयरफोर्स ऑफिसर अरुण यानी राजेश खन्ना की थी जो एक डॉक्टर की बेटी वंदना यानी शर्मिला टैगोर से प्यार करता है और सीक्रेटली शादी कर लेता है। बट कुछ दिन बाद अरुण की प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। अरुण की मौत के बाद वंदना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर अरुण की फैमिली उसे अपनाती नहीं है। वंदना शहर छोड़कर दूसरे शहर में अपने बच्चे को जन्म देती है, पर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे होते हैं कि उस बच्चे को कोई और कपल अडॉप्ट कर लेता है और वंदना अपने ही बच्चे की केयर टेकर बन जाती है। एक दिन वो छोटा बच्चा अपने ही मामा का खून कर देता है जब वो वंदना की इज्जत लूटने की कोशिश करता है। वंदना इस खून का इल्जाम अपने सर ले लेती है और उसे जेल हो जाती है। कई साल बाद जब वंदना जेल से रिहा होती है तो जेलर उसे अपने घर ले जाता है और वहां वंदना जेलर की बेटी और उसके मंगेतर सूरज से मिलती है। उस मंगेतर सूरज की शक्ल अरुण से मिलती जुलती है। वंदना समझ जाती है कि सूरज उसी का बेटा है। क्लाइमैक्स में सूरज को अपनी मां के सैक्रिफाइसेस का पता चलता है और फिल्म हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। वंदना के रोल के लिए सामंता ने शर्मिला टैगोर को कंसीडर किया था, पर उन्हें डाउट था कि शर्मिला जो उस वक्त ऑलरेडी स्टार बन चुकी थी कहीं एक न्यू एक्टर के साथ काम करने से मना न कर दे। ऊपर से उन्हें एक यंग एक्टर की मां का भी रोल प्ले करना था, पर शर्मिला को सामंता पर पूरा भरोसा था और उन्होंने वो रोल एक्सेप्ट कर लिया। पर फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली ही थी कि कुछ ऐसा हुआ कि सबको लगा कि अब ये फिल्म भी बंद हो जाएगी।
दरअसल उन दिनों बड़े बड़े फिल्म मेकर्स एक दूसरे को अपनी फिल्म की पहली स्क्रीनिंग दिखाने के लिए बुलाते थे और आराधना की शूटिंग से एक दिन पहले प्रोड्यूसर सुरेंद्र कपूर, जो अनिल कपूर के पिता थे, उन्होंने शक्ति सामंता को बुलाया अपनी फिल्म एक श्रीमान एक श्रीमती दिखाने के लिए। इस फिल्म के राइटर भी सचिन भौमिक ही थे। फिल्म देखने के बाद सामंता कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स तो बिल्कुल आराधना के क्लाइमैक्स से मिलता जुलता है और वो ऑडियंस को अपनी फिल्म में सब कुछ नया दिखाना चाहते थे। सचिन भौमिक ने उन्हें समझाया कि क्लाइमैक्स भले सिमिलर हो, दोनों फिल्में बिल्कुल अलग है। बट अब सामंता को आराधना पर डाउट होने लगा था। वो तुरंत अपने एक और राइटर फ्रेंड गुलशन नंदा के पास गए और कहा कि अगर उनके पास कोई कहानी है तो दीजिए इमीडिएटली। नंदा ने पूछा शूटिंग कब शुरू करनी है, तो सामंता ने कहा कल से। नंदा ने कहानी सामंता को सुना दी और ये डिसाइड हो गया कि आराधना नहीं बनेगी, पर नंदा ने ही सामंता को समझाया कि आराधना का सब्जेक्ट बहुत नया और अच्छा है और उन्हें ये फिल्म जरूर बनानी चाहिए। पर सामंता ने कहा कि इसका सेकेंड हाफ और क्लाइमैक्स चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये एक श्रीमान एक श्रीमती से बिल्कुल सिमिलर है। तब सारे राइटर्स और डायरेक्टर ने मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ये डिसाइड किया कि सेकेंड हाफ में सूरज का कैरेक्टर भी राजेश खन्ना ही प्ले करेंगे, जो एक नया एक्सपेरिमेंट होगा, यानी कि राजेश खन्ना का डबल रोल। उस ब्रेनस्टॉर्मिंग से दो फायदे हुए। आराधना बनने का सॉल्यूशन निकल गया और सामंता को गुलशन नंदा की स्टोरी सुनकर अगली फिल्म कटी पतंग का आइडिया मिल गया। आराधना ने राजेश खन्ना को एक बड़ा ब्रेक तो दिया ही, सिंगर किशोर कुमार के लिए भी ये फिल्म एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। बट शायद पहले वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं थे। दरअसल सामंता शंकर जयकिशन को आराधना के लिए साइन करने वाले थे, पर बजट इश्यूज के कारण उन्होंने SD बर्मन को साइन कर लिया। बर्मन गाने मोहम्मद रफी से गवाना चाहते थे, पर तब मोहम्मद रफी वर्ल्ड टूर पे थे 3 महीने के लिए और सामंता ने उनका वेट करने की बजाय किशोर कुमार को साइन कर लिया। हालांकि 2 गाने इस फिल्म में बाद में रफी ने भी गाए थे, बट चार्ट बस्टर बने किशोर कुमार के गाए हुए गाने, चाहे वो मेरे सपनों की रानी हो या कोरा कागज था ये मन मेरा या फिर सेंसुअस सॉन्ग रूप तेरा मस्ताना। गाने बन गए, गाने हिट भी हो गए, फिल्म बन गई। पर फिल्म से ज्यादा किसी को उम्मीद नहीं थी। सबको लग रहा था कि सामंता एंड इवनिंग इन पेरिस के फ्लॉप होने के बाद बैंकरप्ट हो गए हैं और इसीलिए एक न्यू कमर के साथ फिल्म बना रहे हैं। फिल्म जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए। सब ने कहा कि सेकंड हाफ में बेटे का रोल राजेश खन्ना से नहीं बल्कि किसी और हीरो को लेकर दोबारा शूट करना चाहिए। सामंता ने साफ इनकार कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर को झुकना पड़ा। ये वो दौर था जब फिल्म एक साथ हर जगह रिलीज नहीं होती थी। आराधना बॉम्बे से पहले दिल्ली में रिलीज हुई थी और पहले ही दिन राजेश खन्ना का फीवर पूरे शहर पर छा गया। जब तक फिल्म बॉम्बे में रिलीज हुई, फिल्म ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी थी। लोगों को फिल्म इतनी पसंद आ रही थी कि थिएटर्स के बाहर किलोमीटर्स लंबी लाइन लगने लगी। आराधना पहली ऐसी फिल्म बन गई जो नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट जैसे बैंगलोर और मद्रास में 100 वीक तक चली और राजेश खन्ना रातों रात एक न्यू कमर से सुपरस्टार बन गए। तो ये थी कहानी आराधना के बनने की। अगले एपिसोड में बताएंगे कि आराधना से बेशुमार शोहरत पाने के बाद राजेश खन्ना का डाउनफॉल क्यों हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।